हेलो पीपल, व्हाट्स अप। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कि 2 अप्रैल से 8 अप्रैल मतलब कि पिछले ट्यूसडे से कल यानी कि मंडे तक क्या क्या हुआ है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ हम किन एग्जाम्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक टू लॉ एंट्रेंस एग्जाम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रादर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बट अगर आप उसके अलावा भी कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जैसे बैंकिंग वगैरह जिसमें की करंट अफेयर्स थोड़ा सा चंक है या थोड़ा सा पार्ट आता है, तो वो भी आपका इन टॉपिक से बहुत ही आराम से कवर हो जाए। तो बेसिकली हमारे वीक के 4 वीडियोस निकल कर आते हैं, महीने के 4 वीडियोस, बेसिकली वीक का 1 वीडियो होता है। तो आप अगर इन चारों को देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा महीने का करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाता है। तो विदाउट फर्दर अडू फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने इसको 2 में डिवाइड किया है, नेशनल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। जो भी इंडिया के अंदर चीज़ें हुई है विल कम अंडर नेशनल अफेयर्स, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिया के बाहर की चीज़ें हैं दे हैव बिन कवर्ड अंडर इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विथ नेशनल अफेयर्स। तो भाई लोग 2056 नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुई है रिसेंट दिल्ली में। अच्छा, ये जो चैंपियनशिप हुई है ये बोथ विमेन और मेन के लिए हुई है, तो बोथ ऑफ देम वर इंक्लूडेड। अच्छा, जीता कौन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें आपसे मेजरली ये पूछा जा सकता है कि ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट इज कि कौन जीता। ये दोनों चीज़ें आपको 110% पता होना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में इन्हीं से बनते हैं। तो जीता है महाराष्ट्र, और जीते हैं तो क्या जीते हैं, दे हैव वन अ कैश प्राइज ऑफ ₹3 लाख। तो काफ़ी सीरियस नेशनल लेवल की चैंपियनशिप ये होती है। खो खो की अगर हम बात करें तो खो खो को माना जाता है कि महाराष्ट्र के ही एक रीजन से ओरिजिनेट हुआ है। एंशियंट टाइम में अगर आप पुरानी जाके किताबें पढ़ते हैं, एंशियंट टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि खो खो पहले ज़माने में, खो खो हालांकि ऐसा गेम है हम सब अपने स्कूल से खेल कर आए हैं, ऐसे लाइन से बच्चे बैठते हैं, किसी एक के पीछे रुमाल गिराते हैं एंड देन दे रन आफ्टर देम, तो ये हम स्कूल से खेल के आए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एंशियंट टाइम में खो खो एक्चुअली चैरियट्स या रथ को यूज़ करके खेला जाता था। तो राजा महाराजा खो खो जो खेलते थे ना, वो रथ मतलब वो जो घोड़े चलाते थे ना, रथ जिसको हम चैरियट कहते हैं, वो यूज़ करके खेला जाता था। और ऐसा भी माना जाता है कि महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट हुआ था खो खो। तो इज़न्ट इट पोएटिक कि महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट हुआ था और इस साल महाराष्ट्र की टीम ही जीती है खो खो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस कुड बी रिकॉर्ड ब्रेकिंग, न्यूली लॉन्च किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारी प्रेसिडेंट बाय द वे कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। उन्होंने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन मतलब हमने खुद ये चीज़ डेवलप की है, कार टी सेल थेरेपी। ये कार टी का फुल फॉर्म भी होता है, इसको बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। अब इस थेरेपी का या सेल थेरेपी का मेन ट्रीटमेंट होता है या मेन टारगेट होता है कैंसर को ट्रीट करना। ओवर द ईयर्स बहुत सारे ट्रीटमेंट्स या ट्रायल एंड एरर मेथड्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देखी हमने कि कैंसर के लिए हम इलाज निकाल पाए या उसको जितना जल्दी हो सके क्योर करने के लिए क्योर निकाल पाए। दिस इज़ वन सच एफर्ट। ये कार टी सेल में आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं तो वो राउंड सेल्स होते हैं इस तरीके के, है ना। उन सेल्स के इर्द गिर्द इस तरीके के टी शेप के एंटीना जैसे सेल्स लगे होते हैं, और ये जो टी सेल्स होते हैं, ये टी सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके थ्रू आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये टी सेल्स एक तरीके से स्वॉर्ड होते हैं या तलवार होते हैं जो ज़रूरी होते हैं कि बेसिकली आप ऐसे इमेजिन करो कि आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन चीज़ घुसी जो आपकी बॉडी को अटैक कर सकती है, जैसे कि कैंसर सेल्स, है ना। तो फटक से इम्यून सिस्टम टी सेल्स को बोलता है कि ब्रो देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू नीड टू एक्ट ऑन इट। अब यहाँ पे क्या होता है कि सॉर्ट ऑफ लाइक ब्लड डोनेशन ही आपके अंदर से ब्लड निकाला जाता है, उनको बेसिकली चाहिए होता है टी सेल्स, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये आपके निकाले जाते हैं और इसको अलग से एक हॉस्पिटल या रिसर्च सेंटर में भेजा जाएगा। वहाँ पर बाकायदा एक पूरा प्रोसेस होता है, मेथड होता है, उसको यूज़ करके इन टी सेल्स को रेप्लिकेट करके नया जनरेट किया जाएगा, नए टी सेल्स जनरेट होंगे, ठीक है। और वो टी सेल्स वापस लाकर आपकी बॉडी में आपका डॉक्टर इन्फ्यूज़ करेगा। तो बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जब भी कैंसर होता है, आपका इम्यून सिस्टम ओवर द टाइम वीक होता है। तो इसी इम्यून सिस्टम को टी सेल थेरेपी यूज़ करती है आपको कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो ये बहुत ही नया और अनोखी टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि ये बाहर से कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में अलग से ऐड नहीं कर रही, आपकी बॉडी में प्रेजेंट चीज़ों को ही यूज़ करके आपको बेटर प्रोटेक्शन दे रही है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। अगर ये टी सेल थेरेपी सक्सेसफुल होती है, एंड ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है, दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इट, ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है, लेकिन अगर ट्रायल और पेशेंट्स के साथ सक्सेसफुल होती है तो दिस कुड बी अ रेवोल्यूशनरी चेंज फॉर द कंट्री एंड इवन द वर्ल्ड। क्योंकि कैंसर आजकल बहुत 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 ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है। किसी भी टाइप का कैंसर आप ले लो, बहुत ज़्यादा कैंसर का डायग्नोसिस अगर हम देखें तो हर दूसरे तीसरे इंसान को कोई ना कोई कैंसर आजकल निकल के आ रहा है। तो दिस कुड बी अ रेवोल्यूशनरी थिंग। अच्छा, ये डेवलप किसने किया है? ये डेवलप किया है IIT बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल सेंटर, दोनों ने मिलके। तो रिसर्च काफ़ी ज़्यादा IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेल, उन्होंने, इसलिए इसको बोला गया है होम ग्रोन। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योर क्या करता है ये? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ कैंसर, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैंसर को ये क्योर कर सकता है। और आपसे CAR T सेल्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, दैट यू विल टेल काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ओके, नेक्स्ट, सितार और तानपुरा, जो कि अगेन एक मिराज करके टाउन या डिस्ट्रिक्ट है इन महाराष्ट्र ओनली, यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। ये करीब करीब 300 सालों से फेमस है। ये जगह मिराज जिसका नाम है, ये जगह फेमस है 300 से भी ज़्यादा सालों से फॉर मेकिंग दीज सितार्स एंड तानपुराज। तो ये सितार और तानपुरा को GI टैग दिया गया फाइनली। GI टैग क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, महाराष्ट्र में रत्नागिरी आम, तो आप अगर नॉर्मल आम खरीदने जाओ, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस और आपके दिमाग में क्वालिटी होगी। अगर कोई बोले कि भाई ये रत्नागिरी आम है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस जगह के नाम से एसोसिएट कर लेगा कि ये आम की क्वालिटी अलग लेवल की होगी। सेम विद दार्जिलिंग टी, अगर कोई आपको नॉर्मल टी परोसे तो कुछ खास रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अगर कोई आपको बोले कि यार ये दार्जिलिंग की टी है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस जगह जोग्राफिकल लोकेशन के नाम के वजह से ऑटोमेटिकली आपका दिमाग एसोसिएट करता है कि इसकी क्वालिटी बहुत ऊंची या हायर क्वालिटी की चीज़ होगी, बिकॉज ये उस जगह की है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कल को कोई और यूपी का इंसान बैठ के दार्जिलिंग टी बोल के अपनी चाय ना बेचने लगे, इस चीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए, उस जगह को प्रोटेक्शन देने के लिए GI टैग्स दिए जाते हैं। GI टैग क्या होता है? इट इज कॉल्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ओके, ये GI टैग कहलाता है। ये बेसिकली सितार और तानपुरा जो हमने देखा ही हुआ है, इस तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये दोनों मिराज डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं। तो अब से सितार तानपुरा, अगर आप बोलेंगे मिराज डिस्ट्रिक्ट क्या है, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप में जाएंगे आप और वहाँ ऐसा बोला जाएगा कि ये सितार और तानपुरा मिराज डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी क्वालिटी एसोसिएट कर सकते हैं और आप इंश्योर्ड रह सकते हैं कि दिस इज अ गुड क्वालिटी सितार या तानपुरा। ठीक है। टाउन इज नोन फॉर इट्स क्राफ्टमैनशिप। ये जो टाउन है जिसका नाम मिराज है, इट्स नोन वेरी फेमस अपनी क्राफ्टमैनशिप इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली सितार एंड तानपुरा। ओके, नेक्स्ट, बिल्किस मीर। दिस इज द वुमन जिनकी आपको पिक्चर दिख रही है, इसका नाम है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर बेसिकली शी इज द फर्स्ट एवर वुमन एंड शी इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। शी इज द फर्स्ट वुमन जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है इन द जूरी मेंबर या एज जूरी मेंबर। किसमें? पेरिस ओलंपिक्स में। पेरिस ओलंपिक्स जो अब होने वाले हैं, इसमें पूरी की पूरी जूरी बैठती है, मतलब जजेस का पैनल बैठता है। कोई भी स्पोर्ट को जज करने के लिए जो स्कोर निकल के आते हैं, ये सब करने के लिए एक जजेस का पैनल बैठता है। तो फर्स्ट इंडियन वुमन जो इन जूरी मेंबर्स में रिप्रेजेंट करने वाली है इंडिया को, इज हर नेम इज बिल्किस मीर एंड शी हैज डन अमेजिंग ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क। शी इज बेसिकली एसोसिएटेड विद कैनोइंग। कैनोइंग में वो पतली सी बोट होती है और चप्पू होता है, दो साइड से ऐसे से चलाता है ना, दैट इज द स्पोर्ट ऑफ कैनोइंग। उसमें रेस होती है। तो वो 1998 से ही कैनोइंग स्पोर्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट करती आई है, एंड दैट वाज द ईयर व्हेन शी फर्स्ट स्टार्टेड कैनोइंग इन डल लेक। जम्मू कश्मीर की काफ़ी फेमस लेक है। अच्छा, शी इज अ वाटर स्पोर्ट प्रमोटर, डेवलपर एंड जूरी मेंबर ऑफ इंडियन कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन। तो इसकी मेंबर वो ऑलरेडी काफ़ी सालों से हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है
कि ओलंपिक्स जो होने वाले हैं उसमें ज्यूरी मेंबर कोई इंडियन वुमेन गई हैं एंड दैट इज बिल्किस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 5 इंडियंस, ये 5 जिनकी आपको पिक्चर ये दिख रही है, ये 5 इंडियंस दे आर टू बी द पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल मीटिंग एक ही जगह पे होती है, जैसे बाकी की कॉन्फ्रेंसेस बाकी चीज़ों की डिफरेंट जगहों पे होती है ना हर साल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक जगह फिक्स कर रखी है, दैट इज डावोस, स्विट्जरलैंड। तो आपसे कभी भी पूछे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ हुई, कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, दैट ऑलवेज हैपन्स इन डावोस, स्विट्जरलैंड। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, आप बहुत सारी चीज़ों के हेडक्वार्टर्स देखोगे या मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस कि लोग स्विट्जरलैंड या कंट्रीज स्विट्जरलैंड चूज करती हैं। डू यू नो द रीजन फॉर दिस? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीजन। एक्चुअली में ना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जब भी हुआ था और कोल्ड वॉर किसी भी टाइप के वॉर्स हुए हैं, स्विट्जरलैंड हैज ऑलवेज बिन अ न्यूट्रल कंट्री। स्विट्जरलैंड ऐसा एक दोस्त है जिसने ना इसका साइड लिया ना उसका साइड लिया, तो सारे ही दोस्त कंफर्टेबल फील करते हैं उसके पास सलाह मशवरा करने जाने के लिए और उसके पास सेफ फील करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इसने शुरू से किसी का साइड नहीं लिया। सेम थिंग हैज हैपेंड विद स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने कभी एक किसी सुपर पावर का साथ नहीं दिया, वो हमेशा से न्यूट्रल और इन सब कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रही है। इसलिए हेडक्वार्टर ट्राई करते हैं कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसी जगह पे रखें जो न्यूट्रल है, जो कोई भी कंट्री कंट्रोल ना कर पाए। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि स्विट्जरलैंड में क्यों हेडक्वार्टर्स मेजॉरिटी चीज़ों को के आपको मिलेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों के स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये 5 इंडियंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर्स की क्लास में ऐड किए गए, 2024 की जो क्लास है उसमें ऐड किए गए हैं। हम देखेंगे ये 5 लोग, इनका नाम क्या क्या है, लेकिन क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी यंग एज में, दे आर ऑल अंडर 40, काफ़ी यंग एज में इन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं विच हैज़ ब्रॉट अ ह्यूज चेंज इन द वर्ल्ड ऑलरेडी। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे इस तरीके के काम किए हैं, जैसे कि प्रिया अग्रवाल अगर आप देखते हैं, शी इज़ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वेदांता। वेदांता इज़ अ ह्यूज ग्रुप, बहुत सारी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में रिसर्च MOU साइन करके वेदांता इज इन्वेस्टिंग एंड वर्किंग टुगेदर। वेदांता इज अ ह्यूज ग्रुप ऑफ कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट अद्वैत नायर की अगर हम बात करें तो ये नाइका के CEO है, साथ ही साथ भूमि पेडनेका, शी इज ऑल्सो द CEO ऑफ नाइका। तो दीज 2 आर एसोसिएटेड विथ नाइका, तो ये 3 हो गए। 4th अर्जुन भाटिया, ही इज अ डायरेक्टर एट जुबिलेंट, इमेजिन अंडर 40 एज में they have achieved so much. And 5th Sharad Vivek Sagar, he is the founder and CEO of Dexterity Global, founder and CEO, and this all 5 of these people have been added in World Economic Forum Young Global Leader Class 2024। आजकल वैसे काफ़ी ज़्यादा यंग लोग ही चीज़ें कर रहे हैं, यंग लोग ही अचीवमेंट्स कर रहे हैं। जैसे आप रिसेंटली देख, 2 महीने पहले की बात है कि हुरुन्स लिस्ट जो निकली थी, जिसमें टॉप 100 ग्लोबल लीडर्स अंडर 30 के अंडर वाले एज होते हैं, उसमें जेप्टो के दोनों फाउंडर्स जो हैं उन दोनों का ही नाम आया, एंड दे आर जस्ट 21 एंड 22 ईयर्स ऑफ एज। तो यंग पीपल आर दीज डेज वेरी मच अवेयर कि उनको लाइफ में क्या करना है, एंड दे फॉलो दैट पाथ। बहुत ज़्यादा उनको अवेयरनेस है, बहुत ही जल्दी बहुत कुछ अचीव, इज कमेंडेबल। नेक्स्ट सेबी, हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जिनको पता नहीं है सेबी क्या होता है, एक तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मेजॉरिटी ऑफ हेडक्वार्टर जो फाइनेंशियल चीज़ों से एसोसिएटेड या रिलेटेड है, वो मेजॉरिटी ऑफ द हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई ओनली। ठीक है, तो अगर हम सेबी की बात करें विच इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी इस्टेब्लिश हुआ था बाय 1992 का एक्ट, है ना, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। एंड तीसरी चीज़, सेबी को बनाया क्यों गया था, इसका बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे काम है, बट मेजर जो ऑब्जेक्टिव, एक लौता अगर हम बोले कि ऑब्जेक्टिव क्या था सेबी का, दैट वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट में आते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं उनको ठगा ना जाए, कहीं उनके साथ उनका फ़ायदा ना उठा लिया जाए, कहीं उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए सेबी को लाया गया था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, तो यही चीज़ अचीव करने के लिए सेबी टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें करता रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेबी ने लॉन्च किया है स्कोर्स 2.0। व्हाट इज स्कोर्स 2.0? स्कोर्स 2.0 एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। रिड्रेस करना मतलब किसी चीज़ को सॉल्व करना, तो कंप्लेंट्स को सॉल्व करने का सिस्टम है ये। और किसी भी लिस्टेड कंपनी
कोई भी लिस्टेड कंपनी है, BSE NSE पे लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, किसी भी लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, तो वो जाकर स्कोर्स 2.0 पे ये फोरम यूज करके अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकता है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइज्ड टाइम फ्रेम फॉर कंप्लेंट रेजोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेंट किया, अब आप वेट करते बैठे हो कि कितने टाइम में ये कंप्लेंट रिड्रेस होगी, सॉल्व होगी, सोल्यूशन निकलेगा। वेट करते करते कहो जो पर्पस था वो ही खराब हो गया या खत्म ही हो गया। नहीं, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, पहले से ही स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि अगर कंप्लेंट आई है तो इतने टाइम में उस कंप्लेंट को सॉल्व करना ही करना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। सेकेंड, ऑटोमेटेड रूटिंग या राउटिंग ऑफ कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स जिस चीज़ से रिलेटेड है, अब बहुत सारे तरीके की कंप्लेंट्स हो सकती है, तो वो ऑटोमेटिकली जब कंप्लेंट आप करोगे तो डिसाइड करके कि ये किस तरीके की कंप्लेंट है, ऑटोमेटिकली रूट हो जाएगी कि उस जगह चले जाएगी, उस डिपार्टमेंट में। अच्छा, ये ए चीज़ से रिलेटेड कंप्लेंट है, डिपार्टमेंट ए, बी चीज़ से रिलेटेड डिपार्टमेंट बी। इस तरीके से ऑटोमेटिक री राउटिंग हो जाएगी ऑफ कंप्लेंट। थर्ड, मॉनिटरिंग टाइमली रेजोल्यूशन बाय डेजिग्नेटेड बॉडीज। जो भी डेजिग्नेटेड बॉडी है जिससे भी रिलेटेड कंप्लेंट है, हमने बोला लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट हो तो फाइल हो सकती है, जो भी डेजिग्नेटेड बॉडी है जिनकी कंप्लेंट है उनका टाइमली सॉल्व करें कंप्लेंट, इस चीज़ का भी बाकायदा मॉनिटरिंग सेबी करेगा या ये स्कोर्स 2.0 करेगा कि आपने कंप्लेंट कर दी, चलो ठीक है, कंप्लेंट करने का जगह मिल गई। अब उस कंप्लेंट का अगर कुछ आगे जाके होता नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं है कंप्लेंट कर पाने का। इसलिए पूरा प्रोसेस इन्होंने ले डाउन किया है कि आप जब कंप्लेंट करोगे तो टाइम बाउंड मैनर में वो सॉल्व होगी। दूसरा, आप जब कंप्लेंट करोगे तो उसका मॉनिटरिंग भी होगा कि भैया क्या हो रहा है, कंप्लेंट का सॉल्व हो रही है कि नहीं, और जहां पर उस कंप्लेंट को सही जगह पर पहुंचना चाहिए वो रीराउट करके सही जगह पर पहुंचाया भी जाए। These are the three main features of Scores 2.0. ओके, ये एक तरीके का। अच्छा, अब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है तो ये चीज़ भी ऐप पर अवेलेबल है। तो जो सेबी का ऐप है उसमें आप अभी अगर आप प्ले स्टोर खोलते हो ना तो इस तरीके का आपको ऐप दिखेगा, सेबी स्कोर्स, सेबी का लोगो और उसके नीचे स्कोर्स। यहाँ आप ऐप पर ही कंप्लेंट फाइल कर सकते हो सीधा, और आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी ऐप पर ही कर सकते हो बहुत आसानी से। तो एवरीथिंग हैज़ बिन मेड वेरी वेरी ईजी। नेक्स्ट, CIDC विश्वकर्मा अवार्ड दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को जिनका आपको CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के तरफ उन्होंने कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है या साल भर साल कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं, उस चीज़ को रिकग्नाइज करने ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार ये अवार्ड दिया गया है SJVN का फुल फॉर्म है सतलज जल विद्युत निगम। ठीक है, ये कंपनी, इस कंपनी ने 450 करोड़ से भी ज़्यादा स्पेंड किए हैं इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? बेसिकली हर कंपनी जो एक पर्टिकुलर टर्नओवर से ज़्यादा कमाती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेचुरली इंसान को या कंपनी को ऐसा फील करना चाहिए कि अब हम इतना कमाते हैं कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, बट जनरली लोग थोड़ा इस तरीके से खुद नहीं सोचते हैं। तो ये एक लॉ के अंडर चीज़ इंक्लूड कर दी गई है ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कंपलसरी बना दिया गया है कि आप इस पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर है, आप कमाते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। चाहे आप नदी साफ कर रहे हो, चाहे आप वॉर वेटरन से जाके आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उनके तरफ, जिस भी तरीके से, लेकिन बेसिकली गिव बैक टू द सोसाइटी। ठीक है, तो ये कंपनी खुद से ही 450 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑलरेडी ये कर चुकी है। इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब मेजॉरिटी स्टेक्स जो इसमें होते हैं दीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी इज बेसिकली अ कंपनी विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, अब इनने क्यों किया है, उससे पहले एक और चीज़, इसकी MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर गीता कपूर। अब इनको क्यों दिया गया है स्पेसिफिकली? क्योंकि दिस कंपनी, इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं बहुत सारे सेक्टर्स, जैसे एजुकेशन, नेचुरल डिजास्टर जो आता है उसमें भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। फ्लड्स रिसेंटली जब चेन्नई में आए थे कुछ महीनों पहले, बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ी थी, तो नेचुरल डिजास्टर में भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लोकल एंड कल्चरल स्पोर्ट प्रमोशन, इन सब चीज़ों में इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, मॉनिटरी मतलब पैसों के फॉर्म में भी एंड अदरवाइज एज वेल, आगे बढ़ाने में प्रमोशनल एक्टिविटी। नेक्स्ट, हमारी मीराबाई चानू, शी इज़ अ वेट लिफ्टर फ्रॉम मणिपुर। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा
कि मीराबाई चानू फेमस वेट लिफ्टर कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? इज फ्रॉम मणिपुर। इन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट की है। कैसे? शी इज द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स। ओनली इंडियन, इनके अलावा कोई भी क्वालिफाई नहीं किया है टू रिप्रेजेंट इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स। ये कहाँ रिप्रेजेंट करने वाली हैं? शी हैज फिनिश थर्ड इन ग्रुप बी ऑफ विमेन्स 49 kg एट इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको पहले कॉम्पिटिशन्स में क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कॉम्पिटिशन जो इन्होंने कंडक्ट कराया था, उसमें शी केम थर्ड। डिफरेंट ग्रुप्स डिवाइड होता है, उसमें ग्रुप बी में वो थर्ड नंबर पे आई है, इसलिए शी वॉज एबल टू क्वालिफाई। कौन से कैटेगरी में वो वेट लिफ्टिंग करती है? 49 kg कैटेगरी। ठीक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन वेट लिफ्टर, ये हमको पता ही है, विथ एन ओलंपिक सिल्वर मेडल ऑलरेडी। उनके पास ऑलरेडी एक ओलंपिक सिल्वर मेडल है एंड 3 times गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। तो मीराबाई चानू का आपका बहुत आसानी से पूछा जाता है कि विच कंट्री डज शी बिलोंग टू, या रादर विच स्टेट इज फ्रॉम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ताइवान के अर्थक्वेक के बारे में हम सब ने सुना है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनो। हम सबको पता है कि बहुत हाई 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था ताइवान में। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में भी अर्थक्वेक आया है। ये सब अर्थक्वेक आते हैं, तो ये अर्थक्वेक क्यों आते हैं ये समझते हैं। ठीक है। अर्थक्वेक बेसिकली द इंटायर रीजन इज, आप इमेजिन करो अर्थ का जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है विच इज क्रस्ट, वो बनी हुई है बहुत सारे प्लेट्स को मिला के। तो जैसे आप पजल बनाते हो ना प्लेन सरफेस पे, ऐसे इमेजिन करो एक बॉल के ऊपर या अर्थ के ऊपर पजल के छोटे छोटे पीसेस जुड़े हुए हैं, वो सब कहलाती हैं प्लेट्स। ठीक है। सब प्लेट्स का अलग अलग नाम है। ऐसी कुछ 12 से 15 प्लेट्स को मिलाकर अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर बना हुआ है। इन प्लेट्स में लगातार मूवमेंट होता रहता है। ये आपस में ऐसे ऐसे टकरा के दरार क्रिएट करती हैं, कभी कभी दूर हो जाती हैं, कभी कभी पास आ जाती हैं, कभी कभी टकराती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर हमने बचपन में पढ़ा था, अंदर सबसे ज़्यादा जो कोर होता है वहाँ पर कंटिन्यूसली एक्टिविटी हो रही होती है। वहाँ मोल्टन लावा, पिघला हुआ लावा होता है वहाँ। तो कंटिन्यूस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक्टिविटी, गतिविधि होती रहती है, जिसको हम सीज्मिक एक्टिविटी। तो कभी कभी वो एक्टिविटी बढ़ जाती है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है। तो सबसे ऊपर वाली जो प्लेट्स हैं वो ज़्यादा अपने आप में या आपस में रगड़ती हैं या फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है। कंटिन्यूस सीज्मिक एक्टिविटी तो अभी भी चल रही है, अभी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक्टिविटी अर्थ के अंदर चल रही है, लेकिन अभी वो कंट्रोल में है। अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देती है तो हम जिस लेयर पे बैठे हुए हैं वो लेयर में आपको भूकंप के झटके हो सकते हैं। समझ में आया? अब एक रीज़न होता है, आपने जैसे ताइवान, जापान जैसी कंट्रीज़ में अक्सर सुना होगा, हर 2 साल में अर्थक्वेक आते ही रहते हैं। उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप अगर इंडिया में रहते हैं तो शायद अर्थक्वेक्स नहीं होंगे, या किसी और कंट्री में भी नहीं होंगे जितने जापान, ताइवान जैसी कंट्रीज़ में। इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब आप इमेजिन करो, कभी ट्रेन में गए होगे, तो ट्रेन में अगर आप बोगी के अंदर बैठते हो तो आपको उतने झटके फील नहीं होते। वहीं अब 2 बोगीज़ के बीच में जहाँ वॉशरूम वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे जहाँ जॉइंट हो रहा होता है, वहाँ कभी खड़े होके देखा होगा तो आपको झटके ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा फील होने लगते हैं। होता है ना? मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो ट्रेन जानबूझ के ज़्यादा हिलती है, बट एक्चुअली में वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ दरार होती है, और वो दरार में एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा तेज़ मूव करता है। सेम रीज़न अर्थ का है। अगर कोई कंट्री, मान लो ये 3 प्लेट्स हैं, ओके, मैंने बोला अर्थ का पूरा क्रस्ट लेयर्स का बना हुआ है, ये 3 इस तरीके की प्लेट्स हैं अलग अलग। अब जो कंट्री यहाँ पर बसी हुई है, यहाँ पर, उनको ज़्यादा झटके फील नहीं होते, लेकिन जो कंट्री इन दरारों के ऊपर, या जिनको फॉल्ट कहा जाता है, अगर सही लैंग्वेज में बोले, इन दरारों को फॉल्ट्स कहा जाता है, जो कंट्रीज इन फॉल्ट्स के बीच में बसी हुई है ना, उन कंट्रीज को झटके ज़्यादा फील होते हैं। सेम लॉजिक के वजह से कि ट्रेन जहाँ ज्वाइन होती है वहाँ झटके ज़्यादा फील होते हैं। ठीक है। तो इन कंट्रीज को क्योंकि झटके ज़्यादा फील होते हैं, इसलिए यहाँ पे अर्थ को एक ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। अब हमारे अर्थ पे एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ये 3 प्लेट्स, 3 मेजर प्लेट, जिनका नाम है पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। क्या क्या? पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन। यूरेशिया यूरोप और एशिया को मिला के बनाया है, यूरेशियन प्लेट। ये तीनों प्लेट्स आकर मिलती है।
इस जगह को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक या डेंजरस जोन है ये। यहाँ पे अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा आता है और वोल्केनोज भी बहुत ज़्यादा इरप्ट होते हैं। इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बसा हुआ है ताइवान। इसलिए आपने देखा कि ताइवान में हालांकि प्रॉपर्टी लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन जितना जनरली पहले ज़माने में अर्थक्वेक में लोगों की डेथ होती थी उतना ज़्यादा फेटैलिटी या मोर्टैलिटी रेट नहीं था। क्यों? क्योंकि प्री वार्निंग दे दी गई। जैसे ही सीज्मिक एक्टिविटी का पता चला, वो पूरा का पूरा डायग्नोज करते रहते हैं लगातार, जैसे ही पता चला तुरंत वार्निंग इशू की। और इतना अच्छा वेल डेवलप्ड वार्निंग सिस्टम क्यों है ताइवान और जापान जैसी कंट्रीज में? क्योंकि ये अर्थक्वेक्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, तो तुरंत वार्निंग इशू हुई। इनफैक्ट अर्थक्वेक आने के बाद सुनामी की भी वार्निंग थी। सुनामी क्या होती है? जब ये अर्थक्वेक के झटके समंदर के अंदर आता है या प्लेट एक के ऊपर एक समंदर के अंदर चढ़ जाती है, तो पानी अपनी जगह से हिलकर आ जाता है, तो पानी अपनी जगह से उठकर आ जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो दैट इज नोन एज सुनामी। So the entire reason why Taiwan felt this earthquake was because the Taiwan is on Pacific Ring of Fire, और ये Pacific Ring of Fire 3 प्लेट्स को मिलकर बनती है। कौन कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। जब हम ट्रेन में बैठते हैं, बोगी में बैठते हैं, आपने देखा होगा झटके फील होते हैं। बाय द सेम लॉजिक इन प्लेट्स के ऊपर ज़्यादा झटके फील, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट न्यूज़। ये बेसिकली दिस इज अबाउट मैक्स वर्स्टैपन, वन ऑफ माई फेवरेट फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स। अगर आप में से कोई भी फॉर्मूला 1 रेसिंग वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन। ये रेड बुल को रिप्रेजेंट करते हैं एंड रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं ये। मैक्स वर्स्टैपन मैक्सिमम पिछले साल की रेसेस इन्होंने ही जीती हुई हैं। तो जापानीज ग्रैंड प्री, अच्छा ग्रैंड प्री कहीं पे भी नाम आए ना तो समझ जाना दिस इज रिलेटेड टू फॉर्मूला 1 रेसिंग। तो बहुत सारी ऐसे साल में कुछ 22-23 ग्रैंड प्री होती हैं, उसमें मेजॉरिटी जो जीतते हैं दे आर द ग्रैंड चैंपियन। तो ऑलरेडी पिछले साल के तो ये है ही, इस साल भी अभी शुरुआत में 2024 की 4 रेसेस हुई हैं, 4 में से ही हैज़ ऑलरेडी वन द थर्ड वन। फर्स्ट 4 रेसेस में दिस इज हिज थर्ड विन, तो प्रॉबेबली इस साल भी वही चैंपियन बनेंगे। एंड अगर आपको पूछ लिया जाए मैक्स वर्स्टैपन किस कंपनी के लिए ही ड्राइव्स द कार या फॉर्मूला 1 में रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स रेड बुल, ठीक है। याद कैसे रखोगे? फॉर्मूला 1 कार इतनी तेज चलानी होती है कि ऐसे लगता है वो हवा में उड़ रही है, तो यू नीड विंग्स फॉर हवा में उड़ने के लिए, तो रेड बुल गिव्स यू विंग्स। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म जिसका नाम है IRAH, आयरा, उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, दिस इज देयर पोस्टर। तो ये लॉन्च हुआ है बेसिकली एंड दिस वाज लॉन्च्ड इन मुंबई। अब ये डिफरेंट या अनोखी चीज़ क्यों है और यहाँ पे क्यों हमने कवर किया है? क्योंकि इट वाज प्रोड्यूस, सबसे पहले तो प्रोड्यूस बाय बिग फिल्म्स मीडिया एंड डायरेक्टेड बाय सैम भट्टाचार्य, ठीक है। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली डेवलपिंग AI जो पूरे दुनिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, उसके डार्क साइड ऑफ AI को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पे एक रील फेमस हो रही है जिसमें कोई बंदा डांस कर रहा होता है और आपको एकदम से चेहरा दिखता है जॉन अब्राहम का, फिर वो चेहरा एकदम से चेंज होकर अर्जुन रामपाल या किसी और एक्टर का बन जाता है। देखा है कभी? मैंने पहली बार जब वो रील देखी थी तो मुझे ऑनेस्टली लगा कि इट्स जॉन अब्राहम, इट वॉज सो रियल। फिर जब चेहरा चेंज हुआ ना तब आई रियलाइज कि इट इज़ कम्प्लीटली मेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कम्प्लीटली। तो इमेजिन AI अब कितना डेंजरस हो चुका है कि आपका चेहरा कहीं पे भी लगाया जा सकता है। आप कोर्ट में इमेजिन करो, आप किसी का कैमरा फुटेज शो कर रहे हो, कैमरा फुटेज शो करके प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो कि यहाँ पे इस इंसान का प्रेजेंस था या इसने क्राइम कमिट किया। अब AI के थ्रू पॉसिबल है कि उसके चेहरे पे किसी और का चेहरा लगा के डिट्टो वैसे ही दिखाना, आपको बिल्कुल डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो कितनी सारी चीज़ों में कितना ज़्यादा डेंजर लेवल बढ़ चुका है, कैन यू इमेजिन? उसी चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए, डार्क साइड ऑफ AI दिखाने के लिए ये फिल्म बनाई गई। तो दिस इज़ समथिंग न्यू विच इज़ बीइंग डन इन इंडिया। अच्छा, AI अभी इलेक्शंस में भी सरकार, खासतौर पे BJP अगर आप देखें, और इनफैक्ट सारे ही गवर्नमेंट जो सारी ही पार्टीज जो इलेक्शंस लड़ रही हैं वो सारी अब AI का भी यूज़ कर रही है। तो AI इतना ज़्यादा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कि पीपल नीड टू बी मेड अवेयर कि इसका डार्क साइड या इसका डेंजरस साइड क्या है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, स्लोवाकिया जो एक कंट्री है, पहले चेकोस्लोवाकिया होता था, अब डिवाइड होके काफ़ी सालों पहले चेक रिपब्लिक अलग हो गया है और स्लोवाकिया अलग हो गया है।
तो स्लोवाकिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते हैं मिस्टर पीटर पेलिंग्रिनी, ठीक है। ये जीते किसके अगेंस्ट थे? इनके अगेंस्ट जो खड़े हुए थे उनका नाम था इवान फॉरकॉक एंड ही वॉज अ प्रो वेस्टर्न डिप्लोमैट। ये मेजॉरिटी वोट 57% वोट से जीते थे, विच इज अ ह्यूज विन। ओके, सो ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। And last, Mr. Joe Kennier, he has passed away. Mr. Joe Kennier, basically he has been a team, इंडिया की फुटबॉल जो टीम है उनको कोच किया था 19। ना सिर्फ ये, इंडिया, नेपाल और विम्बल्डन तीनों को ही ये कोच कर चुके हैं एंड इन्होंने 26 बार इंटरनेशनल अपीयरेंसेस किए हैं आयरलैंड के साइड। तो ही वॉज ऑलरेडी एन अमेजिंग प्रो फुटबॉल प्लेयर, इंडिया को भी कोच किया है, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब आपको अगर हम इनमें से देखें तो क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, हमने जहाँ जहाँ पर हाईलाइट किया है, यू नीड टू मेक श्योर कि वेन एवर यू आर स्टडी, तो अगर आप MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो यू शुड नो क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, यहाँ फर्स्ट केस में आपसे पूछा जा सकता है कि हु वन द 56th नेशनल खो-खो चैंपियनशिप। ओके, तो आपको वो बताना पड़ेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होगा। इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ लेंगे कि ये हुआ कहाँ पर था टूर्नामेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो पहले पूछा जा सकता है, इसका नाम ही कि CAR-T सेल थेरेपी, अगर आपसे बोले विच इज द न्यूली डेवलप्ड सेल थेरेपी जो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने मिलकर डेवलप की है, तो पहला क्वेश्चन वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी चीज को आप फ्लिप कर दें, अगर आपको बता दिया जाए कि CAR-T सेल थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, ये किन्होंने मिलकर डेवलप की, तो आपको ऑप्शंस में IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर दिया होगा। या तीसरे टाइप का क्वेश्चन, CAR-T सेल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी डेवलप की गई है जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर ने किसके साथ मिलकर डेवलप की है, तो आप बता देंगे IIT बॉम्बे। तो ये सेम इंफॉर्मेशन से 4-5 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी आप MCQ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो दिमाग में रखें। MCQ बेस्ड क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करते टाइम आप जब भी कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, जैसे आप ये पैरा आपने पढ़ा, तो ऑटोमेटिकली पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में फाइल होते जाना चाहिए कि हाँ इससे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। अब धीरे धीरे करके इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग अच्छे से ट्रेन हो जाएगा कि आप कोई भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ो, तो वो ऑटोमेटिकली उस पैराग्राफ में से MCQs आपको सॉर्ट करके दिखा देगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एक पूरा का पूरा ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद इसके ऊपर 4 से 5 MCQs आपको लास्ट में मैं दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, विच जिनका आंसर यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। हम अगर इस तरीके से प्रैक्टिस कर करके चलेंगे तो पूरे महीने का करंट अफेयर्स यूं खत्म हो जाएगा और आपका यूं रिविजन हो जाएगा, यू वोंट इवन रियलाइज। जनरली बच्चे करंट अफेयर्स से डरते हैं और भागते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा वास्ट होता है, एंड आई अग्री वास्ट होता है, लेकिन जो बहुत बड़ी या वास्ट चीज़ें होती हैं जब आप उनको टुकड़ों में काट कर या टुकड़ों में तोड़कर प्रिपेयर करते हो ना, वो उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे काफ़ी लोग डरते हैं। अगर आप उसको अपने काबू में या पकड़ में लेकर आ जाते हो, उसके ऊपर आप अच्छे से महारत हासिल कर लेते हो, तो आप ऑटोमेटिकली कंपटीशन से बहुत ऊपर उठ जाते हो। So it's a very important subject in many exams. So keep that in mind and prepare accordingly. So I guess I'll see you guys in the next session again on Tuesday. उसमें हम देखने वाले हैं कि 8 तारीख के बाद, that is 9th of April से क्या क्या हुआ है. So I'll see you guys again. Thank you all for joining me in today's session. Jishta from Yes Academy.